अगला अध्याय हम लोग का है एटम परमाणु। यहाँ से हम लोग परमाणु के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये सारे टॉपिक जो हैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि नाम है, जिसको हम लोग आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। फिजिक्स में जब हम लोग प्रकृति का अध्ययन करना शुरू किए, जैसे गति के बारे में न्यूटन ने गति के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है, इसके बाद लोग आगे बढ़े तो ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा गति की, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में धीरे धीरे चीज़ें लोग समझते गए और प्रकृति को समझते समझते तरह तरह के नियमों का खोज करते गए। और आप न जाने अभी तक कितने सारे नियम पढ़ लिए जो किसी न किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे खोज से नियम बना, उस चीज़ को हम लोग पढ़े। लेकिन फिजिक्स में आगे चल कर के पता चला कि ये जो भी दुनिया, ये जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने जो दिखती हैं, कहीं ना कहीं इनका मेन जो जड़ है, इनका पार्टिकल है। मतलब ये जिस चीज़ से बना हुआ है उसे हम लोग प्रायः परमाणु नाम देते हैं। तो हर चीज़ का जो मेन जड़ होता है उसको समझना जरूरी है। तो फिजिक्स में अध्ययन किया जाने लगा उसके मेन चीज़ का, पार्टिकल का। लेकिन ये चीज़ तो केमिस्ट्री के थ्रू आती थी, लेकिन अब हम एटम के बारे में पढ़ने लगे, समझने लगे कि फिजिक्स में होने वाली, यानी बहुत प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, क्या कहीं ये तो कारण नहीं है। और इसमें आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो भी हम लोग नियम पहले पढ़े हुए हैं, वो नियम कहीं ना कहीं उनकी एक सीमा है। जैसे न्यूटन के गति का नियम, इसका भी एक सीमा है। आप क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ये एक्चुअली इसका नाम तो क्वांटम फिजिक्स में ही ये सारे टॉपिक आएंगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक अलग लेवल का फिजिक्स है। दुनिया में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होता क्वांटम फिजिक्स के अनुसार। और काफ़ी बारीकी से किसी चीज़ों को समझने का काम करना एक क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है। एक छोटा से छोटा कारण भी समझना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिजिक्स में आज तक आप जितना भी पढ़ते आए हैं, बस सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ही आप चीज़ों को पढ़ते आए हैं। क्योंकि फिजिक्स में आपको एक बात अब समझ में आएगा आपको कि आप जितना भी पढ़े, उसमें हर चीज़ को पढ़ने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्यों? अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें, पृथ्वी और हम लोगों के बीच या वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है, तो न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी में एक द्रव्यमान के कारण एक शक्ति होती है, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और इसी के कारण होता है। तो किसी ने ये तो जरूर सोचा होगा, या आप अभी सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के कारण होता है, तो ये द्रव्यमान ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। अगर हम आवेश की बात करें, दो वस्तुओं, अगर कंघी से हम लोग बाल रगड़ते हैं और उसको कागज के पास ले जाते हैं, तो कागज कंघी में चिपक जाता है, आकर्षित हो जाता है। क्यों? तो जवाब है आवेश के कारण। तो फिर आवेश ही क्यों? आवेश क्या है? हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हर सवाल का जवाब एक बना लिए हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद उसमें क्यों जरूर लग जाएगा, ये क्यों, कैसे हुआ, ये चीज़ है। पढ़ाई अब तक आपने जितना भी किया उस सब में क्यों छिपा हुआ है, हर प्रश्न में एक क्यों छिपा हुआ है, बस हम लोग अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। तो याद रहे, ये रिसर्च, ये खोज, ये स्टडी हमेशा जारी थी और जारी रहेगी। आपके बाद कोई और आएगा, कोई और पढ़ेगा, कुछ नया पढ़ेगा। हमारे साइंटिस्ट या इस पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना रिसर्च जारी रखेंगे। हर वो क्यों का वो तलाश करेंगे जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है।
हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी बहुत पीछे हैं हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। साइंस का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के बारे में, आप परमाणु का नाम बहुत पहले सुने होंगे। 9 क्लास में या 8 क्लास में भी आप एटम के बारे में सुने होंगे कि हमारी दुनिया या हम या दुनिया का हर चीज परमाणु से बना होता है। पर हकीकत तो ये है कि इसमें कोई भी बैठा हुआ विद्यार्थी आज तक परमाणु देखा ही नहीं होगा। देखा है कोई? यही हकीकत है, हम भी नहीं देखे। परमाणु को कोई देखा नहीं है आज तक कि परमाणु कैसा होता है। इंसान में कोई भी नहीं। अब तक लोग ये मान के चलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, पर कोई परमाणु को नहीं देखा। अगर ये कह रहा है कोई कि हम परमाणु को देखे हैं तो पूछना कहाँ देखे हैं? कोई नहीं देखा है। फिर भी आगे चल कर के स्टडी हुई तो पता चला परमाणु 3 मौलिक कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब कोई परमाणु नहीं देखा तो ये भी तय हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं देखा होगा, क्योंकि परमाणु से भी छोटा ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। उसका एक केंद्र होता है जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। इसको भी कोई नहीं देखा है। यहाँ तक कि आप ये भी सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे क्वार्क कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं देखे तो क्वार्क कहाँ से देखे होंगे? तो देखो बच्चों, अभी कुछ दिन पहले आपका क्लास चल रहा था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश तरंग है। तरंग के बाद आप पढ़े कि नहीं, प्रकाश कण है। कण से, जिस कण से बना है उसको फोटॉन कहते हैं। फोटॉन अगर कण है तो फोटॉन को भी कोई नहीं देखा है। फिर भी हम अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढते 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 एक अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि हाँ, प्रकाश जो होता है वो कणों से बना होता है और वो फोटॉन। अगर मैं ये नहीं मानता तो फिर हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हम सोलर बना चुके, इंसान अगर सोलर सेल बना लिया, किसी भी तरह बना लिया, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, और वो पहले से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुका है कि नहीं, करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नाम का चीज होता है। कोई देखा नहीं है आज तक, फिर भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन होता है। और उस कॉन्सेप्ट को सच रखने के लिए कि कहीं वो गड़बड़ ना हो, तो ये हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन को तभी कोई हटा सकता है जब इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल उस पर आपतित हो, टकराए, तो वो फोटॉन है। यानी प्रकाश को अब कण मानना पड़ा। नहीं मानेंगे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या पीछे के नियम गड़बड़ हो जाएंगे। तो आप सभी को ये बात आज के बाद याद रखना है कि ना तो फोटॉन को कोई देखा है, ना इलेक्ट्रॉन को, ना प्रोटॉन को। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि प्रकृति में होने वाली घटनाएं जो होती हैं उसे हम एक्सप्लेन कर सके, समझ सके। हमें ये इस बात का टेंशन ना हो कि ये कैसे हो रहा है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और एटम की कहानी शुरू करते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में ही एक कनाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि दुनिया में सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु कहा जाता है। परमाणु को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो परम जोड़ अणु होगा। परम और अणु से परमाणु बनता है। परम का मतलब होता है अंतिम, और अणु का मतलब होता है कण। अणु संस्कृत शब्द हो गया जिसका अर्थ होता है कण, अंतिम कण। दुनिया में कोई भी पदार्थ है उसका सबसे अंतिम जो कण है वही कण को हमने नाम रख दिया है परमाणु। ठीक है, अंतिम कण। और 2500 ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 वर्षों बाद एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, कि हाँ, परमाणु रियल में वही बात रिपीट हुई कि हाँ, दुनिया में सबसे छोटा कोई कण है तो वो परमाणु है, और इसे हम
और छोटा नहीं कर सकते, ऐसा वो मान के चलते थे। वो जब भी कोई आदमी कोई काम करते करते हार जाए और उसमें वो सक्सेस ना हो, जैसे कहीं ना कहीं ये भी सोचे होंगे कि क्या इसको और टुकड़ा कर सकते हैं, तो डाल्टन ये मान के चले थे कि नहीं, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, और दुनिया में सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। फिर आगे चल करके एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स, नाम सुने होंगे आप लोग, विलियम क्रुक्स। एक वो एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक ट्यूब लिया था और इस ट्यूब में एक तरफ धातु का प्लेट लगा दिया और उसे नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया, और एक तरफ हाई पोटेंशियल से ऐड कर दिया, और इधर भी एक प्लेट था। ये मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने का जब आइंस्टीन का जन्म भी नहीं हुआ था। समझ में आया? आइंस्टीन तो इधर जाकर ना प्रकाश के बारे में खोजा था। तो आप ये मत समझिए कि आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए तो उसके बाद की पढ़ाई हो रही है, नहीं। आइंस्टीन के ज़माने की बात नहीं हो रही, बहुत पहले की बात है। जे थॉमसन से भी पहले की बात है। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से भी पहले का बात है। जे थॉमसन से पहले क्रुक्स नाम के विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगाया, अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्ट, प्लस माइनस। माइनस वाले जिस प्लेट को हम किसी प्लेट से जोड़ते हैं तो उसका नाम कैथोड रखते हैं। कैथोड नाम रखा गया था, कैथोड। और इसे एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ नीचे या ऊपर आप इसमें एक वो पंप लगाए हुए थे जिसे हम निर्वात पंप बोलते हैं। इससे हम दाब को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को। अभी बताइए आप पर प्रेशर कितना है एयर का? एयर का प्रेशर कितना है आप पर या हम पर? अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1,00,000 पास्कल है ना। 1,00,000 पास्कल के करीब में लगभग, यानी कि पूरा टोटल वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर एयर का हम लोगों पर नॉर्मल रहना चाहिए, सामान्य दाब है। ठीक है। अगर यहाँ से हवा को कम कर दिया जाए, यहाँ से हवा हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पे आप हवा कम करते हो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं हवा निकाल दूँ तो इसमें से प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। नॉर्मल प्रेशर पर जब ये करंट इसमें फ्लो हो रहा था तो इसमें कुछ नया नहीं हो रहा था, जैसा का तैसा था। अगर आप भी एक्सपेरिमेंट कर लें, आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब हो, उसमें आप प्लेट लगा लें, कैथोड और एनोड का लगा लीजिए, फिर एक बैटरी आप लगा लीजिए 10,000 वोल्ट का, कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं होने वाला। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इसमें से हवा निकालने का काम शुरू कर दें तो कुछ अजीब सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि एक ट्यूब लाइट जलने लगा, उसमें से अलग कलर का, ग्रीन कलर का या कुछ अलग कलर का आपको लाइट निकलना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि इसमें से जब हम हवा को निकालना शुरू करते हैं तो हवा की मात्रा इसमें कम हो जाती है। अब जब हवा की मात्रा कम हो जाती है तो उसके बाद इसमें कुछ अलग होता है, कुछ कलर आ जाते हैं, यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो गैस हैं उस पे असर डाल रहा है ये करंट, है ना। कुछ तो ऐसा हो रहा है। ये चीज़ क्रूक्स जल्दी समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ। प्रेशर को वो जैसे जैसे कम करते गए, बहुत ही कम करते गए, और बहुत ही कम करने के बाद उन्होंने देखा लास्ट में ग्रीन कलर का यहाँ पे एनोड था, हल्का ग्रीन कलर का ये लाइट दे रहा था। तो उनको ये समझ में पूरी तरह से नहीं आया कि यार ये कैसे हो रहा है। हाँ, इतना बात जरूर उनको समझ में आया था कि प्रेशर कम करने से हवा की मात्रा कम हो रही है और इस पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गैस में हो रहा है। इस पर रिसर्च जारी रहा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब जे थॉमसन ने सुना, देखा, तो उन्होंने इस पर बड़ा अच्छे से स्टडी किया। और हाँ, इससे पहले बच्चों आपको हम बता दें कि इसमें से कैथोड में से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही थी जो गैस पे प्रभाव कर रही थी, ये क्रूक्स ने क्लियर कर दिया था। और वो जो चीज़ें निकल रही थी वो कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इसमें से जो भी चीज़ें निकल रही थी उसका नाम कैथोड किरण रखा गया। समझ में आया? कैथोड किरण।
तो कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि कैथोड किरण की खोज किसने की थी, तो आपका 4 ऑप्शन रहेगा, विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। यस, जनरली बच्चे विलियम क्रुक्स नहीं मारते, जे थॉमसन मार देते हैं, क्योंकि जे थॉमसन में भी आपका कैथोड किरण आएगा। ठीक है, तो कैथोड किरण जो है क्रुक्स ने किया था। इसके बाद ये इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने वाले, इसको डिटेल में पढ़ने वाले जो थे, उनका नाम जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और इसको काफी डिटेल में अध्ययन किया, और इसमें तरह तरह की और भी चीजें की। तरह तरह की और चीजों करने का मतलब हुआ कि इसमें कोई स्लाइड को रख देना, स्लाइड को रख देने के बाद उन्होंने देखा, और पीछे पता है एक लेयर लगा दी है जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा जाता है। ZNS, जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक पर्दा। ये पर्दा एक ऐसा चीज है, जिंक सल्फाइड का बना हुआ एक पर्दा होगा, जिसको फ्लोरोसेंट आप स्क्रीन कह सकते हैं। ये स्क्रीन इतना जबरदस्त चीजों को एब्जॉर्ब करता है, अगर कोई हल्का सा कुछ भी चीज इस पे पड़ता है ना, तो वहां पे एक चमक आ जाती है। अगर आप एक कील चला करके, अगर मैं ये मानूं कि ये पर्दा फ्लोरोसेंट स्क्रीन से बना हुआ है, तो मैं एक कील चला के भी मारूंगा ना, तो कील हमें भले दिखाई ना दे, लेकिन कील जहां लगेगा वहां पे एक स्पार्क या चिंगारी जैसा निकलेगा। ये आपका जिंक सल्फाइड की खासियत थी। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर है, कुछ भी है जिसमें मास है, अगर वो उस पर्दे पे पड़ जाएगा ना, तो वहां पे एक स्पार्क बनता है, ब्लिंक करेगा। ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि हमारे पास एक डिटेक्टर है, और वो क्या है, जिंक सल्फाइड का लेयर, जो ये पता कर सकता है कि कोई पार्टिकल आके गिर रहा है क्या इस पे, है ना। तो उन्होंने ये इस्तेमाल किया। यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एक लेयर था पीछे, यहाँ पे कुछ होल कर दिए, जो एनोड था उसमें कुछ चेंजिंग लाए, एनोड प्लेट में हल्का हल्का होल कर दिए कि अगर कोई पार्टिकल आ रहा होगा उधर से, तो होल को पार करके जिंक सल्फाइड के प्लेट पर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यार ये जो चीजें आ रही है ना, वो कोई किरण नहीं है, वो किरण के रूप में उसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो यहाँ पे टच करते ही वो ब्लिंक कर रहे हैं, स्पार्क निकल रहा है। तो भाई ये तो साबित हो गया कि कैथोड से जो भी चीजें निकल रही है वो कोई पार्टिकल है, कण है। पार्टिकल समझ रहे हो ना, कण, छोटा सा कण है, वो दिख नहीं रहा, सिर्फ हमें इतना दिख रहा है कि यहाँ पे आके पड़ रहा है तो चमक हो रही है। समझ रहे हो? ये हम आंखों से देख नहीं सकते, आंखों से क्या सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, पर ये जरूर देख सकते हैं कि इसका असर यहाँ पे हो रहा है। अब तो जे थॉमसन को मतलब हो गया कि यार कुछ तो ऐसा है जो उसमें से निकल रहा है। ठीक है, अब इसके नेचर को समझने के लिए, इससे भी पहले, बहुत पहले चार्ज के बारे में लोग खोज चुके थे, लेकिन चार्ज का मतलब ये नहीं कि परमाणु या इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। चार्ज के बारे में खोज हो जाने का मतलब हुआ कि लोगों को ये मालूम था कि दो चीजों को रगड़ने से उन दोनों चीजों पे चार्ज आ जाता है। चार्ज आ जाने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ जाता है, वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और चार्ज दो तरह के होते हैं, आपको याद होगा फ्रैंकलिन ने क्या बताया था। फ्रैंकलिन ने बताया था ना, कांच पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद आया। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, तो कांच पे पॉजिटिव चार्ज आता है, याद आया। तो चार्ज पहले, बहुत पहले खोज चुका था। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होता ही था, पर इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि चार्ज मतलब किसके वजह से होता है। तो इन्होंने चार्ज को भी इसके आसपास रख के देखा। पॉजिटिव चार्ज जब रख के देखे, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल इधर पर्दे पर इस साइड ही स्पार्क बन रहा था, इधर नहीं बन रहा था। ये बात समझ रहे हो? यहाँ से पार्टिकल्स चले, आपने यहाँ पे पॉजिटिव एक प्लेट लगा दिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो हुआ ये कि स्पार्क केवल इस लोकेशन पर बनना शुरू हुआ, नीचे नहीं बनना। तो क्या साबित हुआ इससे? ये पार्टिकल किधर जा रही है, और ये तो उसी तरफ अगर जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल या तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, या फिर निगेटिव चार्ज, दो में से कोई एक है। क्योंकि आपको मालूम है उदासीन चीजों को भी चार्ज क्या करता है, देता है। तो जे थॉमसन फिर क्या करना चाहिए इसको पता करने के लिए, इस पे उदासीन है या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें से कंफर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? यस, यहाँ पे हमें एक बार फिर से कौन सा चार्ज रखना चाहिए? अब नेगेटिव चार्ज जब उन्होंने रखा,
तब स्पार्क इधर बनने लगा, तो अब तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब कि ये जो चार्ज है, जो पार्टिकल आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज है, बस फिर क्या था, नाम रख दिया गया इसका। ये जो भी पार्टिकल्स है, ये भी जो भी पार्टिकल्स है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और जे थॉम्सन ने इस तरह से किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं पर उसका असर हमको दिखता है, इफेक्ट दिखता है। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को बताए। स्टूडेंट्स भी देख रहे थे, उनके स्टूडेंट दो बहुत फेमस स्टूडेंट थे, दो, उनका नाम मालूम है कौन कौन, उनका दो फेवरेट स्टूडेंट कौन कौन था जे थॉम्सन का? एक गाइगर था, इसको कहीं कहीं जीजर भी कहीं लिखा रहता है, तो गाइगर या जीजर अब देख लीजिएगा क्या है। लेकिन एक और उनका सबसे फेवरेट था रदरफोर्ड। जे थॉम्सन का एक प्रिय विद्यार्थी जिनका नाम रदरफोर्ड था, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखे थे, बच्चों के सामने ये थे एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के दिमाग में इस तरह का प्रश्न आने लगा कि ये इसमें से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, छोटा पार्टिकल है ना। इसके पहले एटम का कॉन्सेप्ट आ चुका था कि पदार्थ तो परमाणु से बने होते हैं, तो ये परमाणु से बने होते तो ये क्या है भाई, ये परमाणु ही तो नहीं क्या उसमें से। अगर परमाणु होता तो यहाँ पे प्लेट को तो गल जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एटम है यहाँ से निकल जाएगा तो ये छोटा आकार नहीं ले लेगा, क्योंकि अगर उससे बना हुआ है तो ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ से जा करके इधर फिर चला जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब बहुत ही पतला कोई चीज है जो इसके अंदर ही अंदर बह रहा है, लाइक पानी की तरह। जैसे पानी बहता है, तो पानी से भी पतला कोई चीज, बहुत ही पतला कोई ऐसा चीज है जो इसमें से निकला, खूब एकदम स्पीड में गया और इधर से बह करके फिर इधर आ गया, एकदम बह रहा है। और बहने वाली चीजें तभी बह सकती हैं जब आप पानी को ही देख लीजिए, पानी कैसे बहता है, एक तरफ बहुत ज्यादा हाइट हो, वहां से आप पानी उझिल लीजिए, एकदम ढलते चला जाएगा, लेकिन नीचे वो पानी आ जाएगा तो फिर उसे आप ऊपर ले जाइएगा तब वो बहेगा। यानी कि जब जब पानी को बहाना है तब तक पानी को हाइट पे रखना होगा, और हाइट पे रखते हैं तो उसी को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और इधर बोलते हैं लो पोटेंशियल, इसलिए पानी किधर से किधर बहता है, हाई टू लो। इसी तरह से इसके अंदर भी, प्लेट के अंदर भी एक नया सा, मतलब एक समुद्र है समझ लो इलेक्ट्रॉनों का, और वो जो है हाई पोटेंशियल पे अगर हो तो ये बहना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने करंट नाम रखा, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? जे थॉम्सन ने कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ये बात क्लियर हो चुका था। अब सामने चैलेंज क्या था बता सकते हो? लोगों के मन में क्या सवाल हो सकता है? लोगों के मन में ये सवाल था कि दुनिया ये जानती है कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं, और आपने ये खोज दिया कि ये तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में ही ये चीज पाया जाता होगा और परमाणु से छोटा होता होगा, ये समझ में आया? तो इनसे पूछा गया कि तब ये बताइए, ये तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन से बना है परमाणु, पर परमाणु का दिखता कैसे होगा, परमाणु कैसा होगा परमाणु? क्योंकि दुनिया में हर चीज अगर स्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरी है। चार्ज का जीरो होने का जरूरी का मतलब हुआ जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तभी कोई चीज क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए तो भाई नेसेसरी है, क्योंकि हम सभी लोग अगर परमाणु से बने हैं और परमाणु में केवल निगेटिव चार्ज है, अगर परमाणु में केवल निगेटिव चार्ज है तो हम सब पे निगेटिव चार्ज होगा, और हम सब में अगर निगेटिव चार्ज है तो हम लोगों में हमेशा प्रतिकर्षण होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव, पर क्या ऐसा होता है? ना ही आकर्षण ना ही प्रतिकर्षण। तो यानी कि हमारे ऊपर जितने भी हमारे शरीर में एटम है उन सब में जितना मात्रा में निगेटिव चार्ज है उतना ही मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसको कैसे जे थॉम्सन बताए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। भाई ये सोचते 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 एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, ठीक है, और एक परमाणु के बारे में एक मॉडल तैयार किया। मॉडल बोलने का मतलब हुआ कि हाँ ये मान करके चला जाएगा कि ऐसा परमाणु होता है,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, परमाणु जो होता है ना, बिल्कुल तरबूजे की तरह होता है। एक तरबूजे में जो बीज धसे हुए रहते हैं, बीज कहीं कहीं रहते हैं, वो बीज समझ लो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जितना उसका गुद्दा जो ना कैंसर का हम लोग खाते हैं, वो क्या है, तो वो उसका द्रव्यमान है और उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। लाल का सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कड़िया का सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। बात बुझाया। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं जे थॉमसन। थॉमसन को कितना लोग थॉमसन भी कहता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने क्या बताया अपने मॉडल में, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु जो होता है वो तरबूजे की तरह होता है। इस तरबूजे में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बीज की तरह और बाकी जगहों पर उतना ही मात्रा में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। बात समझ में आया, ये बात क्लियर हुआ। और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो पहले इतना बात हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप एटम परमाणु लिख लीजिए, और इसके बाद ये लिखे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बोले। जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार जे थॉमसन के अनुसार कोई भी परमाणु कोई भी परमाणु एक तरबूज की तरह होता है। कोई भी परमाणु एक तरबूज की तरह होता है। एक तरबूज की तरह होता है। एक तरबूज की तरह होता है, जिसमें 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 इलेक्ट्रॉन 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 तरबूज के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं, जिन पर ऋण आवेश होता है।
जिन पर ऋण आवेश होता है, जिन पर ऋण आवेश होता है। एवं अन्य स्थानों पर उतनी ही मात्रा में, एवं अन्य स्थानों पर उतनी ही मात्रा में धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसीलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। हो गया? विद्युतता उदासीन होता है, इसीलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। हो गया? ये फिगर बना करके नीचे लिख दीजिएगा। इस मॉडल को जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। हो गया? हो गया? क्लियर हो गया? अब आपको याद होगा मिलिकन के बारे में बताए थे आपको। मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग किया था, और तेल बिंदु प्रयोग करके, माने इस एक्सपेरिमेंट के बाद मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग किया, और इसको प्रयोग को करने के बाद इलेक्ट्रॉन पे आवेश अगर होता भी है तो कितना होता है, इसको उन्होंने खोजा था। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको खोज करने वाले का नाम क्या था? मिलिकन। कितना खोजे थे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। लेकिन इसकी प्रकृति के बारे में कि ये धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, ये खोज करने वाले का नाम क्या था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही बताया था कि हाँ निगेटिव पार्टिकल है। लेकिन इसके द्रव्यमान के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं आगे बताते जाऊंगा कि इसका द्रव्यमान कैसे निकलता है, परंतु आपको ये 3 बात बढ़िया से याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67, खाली 3 के जगह पर आप 5 कर दीजिए, हो जाएगा 10⁻27। ये चीज आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। इसमें सबसे भारी कौन हुआ? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी
वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, निम्न में संवेग सबसे अधिक होगा। अब इसमें आपको 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है। इसमें लिख देगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी दे देगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दे देगा अल्फा, अल्फा कण, और ऑप्शन डी दे देगा प्रोटॉन। तो आंसर क्या होगा, चलिए बताइए तो क्या आंसर होगा। निम्न में संवेग सबसे अधिक होगा। देख सोच लिया सब, तो अपने हाथ उठाइए तो ए पर कितना लोग हैं, न्यूट्रॉन पर एक बालक है, बाकी बालिकाएं बहुत गहराई से सोच रही है क्या बताएं, और बालकों में बहुत ही मतलब उस समय से इंतजार है कि बता दी हम तबे ठीक रही, हम काहेला बताएं। बताइए बी पर कोई है, 3 बालक हैं, सी एक बालक और है, और बालिकाओं में कोई हाथ नहीं उठा रहा है। डी पर कोई है, कोई नहीं है, वाह बहुत अच्छा। तो संवेग किसको कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। द्रव्यमान और वेग में गुना होता है तो वो संवेग हो जाता है, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा या फिर वेग ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें तो अब द्रव्यमान पर ही निर्भर करेगा, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसमें किसका है, न्यूट्रॉन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत। आपको लग रहा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसका संवेग ज्यादा होगा। तो नालायकों यहाँ देखो अल्फा कण लिखे हैं, अल्फा कण 2 गो न्यूट्रॉन और 2 गो प्रोटॉन से बना होता है, और एक एक हम यहाँ न्यूट्रॉन लिखे हैं, और यहाँ तक 4 गो रहा है सब, तो द्रव्यमान तो 4 गुना हो गया। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका हुआ, अल्फा कण का। तो आंसर सी हो जाएगा, बुझाया, वाह बहुत अच्छा। पहल का दान लगा था कि ओ न्यूट्रॉन आंसर होगा, उतार लो। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि आज जे थॉमसन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इसको जब उन्होंने सामने सब लोगों के सामने पेश किया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रदरफोर्ड को हुई कि ना ये मर्दे झूठ बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कि ये जो मॉडल बता रहे हैं ये हमारा पची ना, आ सच में उसको पचा नहीं, खोजते रह गया, एक्सपेरिमेंट करते रह गया, और बाद में इनका मॉडल फेल कर दिए। देखो गुरु ने जो बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बहुत अच्छा है, लेकिन चेला ने अपने गुरु को गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने ये गलत साबित कर दिया कि हमारे सर जो बता के गए हैं ना वो नहीं हो सकता। तो परमाणु मॉडल में हम लोग इसके बाद जानेंगे रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया, कि इसमें परमाणु में किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनका मॉडल क्या है। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ समस्याएं हैं, तो फिर उन्हीं का एक और स्टूडेंट है चेला, उनका नाम है नील्स बोर। तो वो कहा कि रदरफोर्ड में प्रॉब्लम जो था उसका निवारण किए थे नील्स बोर। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग सीरीज वाइज इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले दिन। और आज हम 10 क्लास का लाइव ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं शाम में 5 बजे से। हाँ मतलब आज ना एक टेस्टिंग है कि अगर 10 क्लास में बच्चों की संख्या 50 या 50 प्लस रहेगी तो लाइव को 1 दिसंबर से
रेगुलर कर दिया जाएगा 10 क्लास का। केवल आज टेस्टिंग है, तो आप लोग के घर में रिश्तेदारी में जो भी हो बच्चे 10 क्लास के, तो उन्हें 5 बजे बोल दीजिएगा लाइव रहने के लिए, 5 से 6, और 6 बजे से 7 बजे आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आज मैथमेटिक्स का